हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए। तो चलिए आज का वीडियो आपके नाम, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश का जो आपका प्रोज सेक्शन है, ठीक है, कौन सा सेक्शन, जो आपका प्रोज है, ठीक है, इस प्रोज के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आंसर के साथ बताऊंगा और हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, ताकि क्वेश्चन का आंसर आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है, लेसन आपका लास्ट नहीं है, लेसन तो फर्स्ट है। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड चैप्टर हमारा है लॉस्ट स्प्रिंग एंड द थर्ड चैप्टर 1 इज द डीप वाटर। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर के हम क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो तैयार हो जाइए आप लोग, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ, क्योंकि अगर इन क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के आते हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके किस चैप्टर से? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूं, ठीक है, कुछ वीडियोस में, लेकिन फिर से मैं आपको चैप्टर 1 से 3 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैड बीन पुट अप, देखिए इसको कैपिटल कर दीजिए, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यानी कि बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है? सूचना पट्ट, जिस पर सूचना लिखा जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। तो पूछा जा रहा है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। ठीक है, यानी कि एक स्कूल है एल्सेस और लॉरेन, इसमें क्या है, सूचना पट लगा हुआ है, सभी स्कूल में लगे होते हैं। ठीक है, तो उस पर लिखा रहता है सूचना की क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। तो बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आंसर देखिए क्या है, देखिए एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया था। एन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, ठीक है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आया था। हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब है सूचना पट्ट, जिस पर सूचनाएं लिखी जाती हैं, इंफॉर्मेशंस लिखा जाता है। ठीक है, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट्ट पर बर्लिन से आए एक आदेश को लिखा गया था। बट आदेश क्या था उसको समझिए, देखिए क्या है, इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो देखिए क्या कहा गया था, इट सेड दैट, ठीक है, वहां कहा गया था दैट की ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल, स्कूल में, ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि एल्सेस एंड लॉरेन के। तो वहां पर लिखा गया था कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये लिखा गया था कहां, ये आपका लिखा गया था बुलेटिन बोर्ड पर कि अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, बाकी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि जो फ्रेंच की पढ़ाई है, टीचिंग ऑफ फ्रेंच की पढ़ाई हैड टू बी स्टॉप्ड, को रोकना पड़ा। ठीक है, यानी कि वहां पर कहा गया था कि फ्रेंच की पढ़ाई को रोक दिया जाए, अब एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा आदेश आया था, दैट्स अ वेरी क्रूशियल ऑर्डर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, यही कहा गया कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट्ट पर क्या लिखा गया था। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट्ट पर बर्लिन से आए एक आदेश को लिखा गया था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, उसमें कहा गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि जो फ्रेंच की पढ़ाई है उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, उसको रोकना पड़ा। तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल आंसर। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, समझिए, किसी भी चीज को अगर आप समझ कर पढ़ेंगे, उसको लिखकर याद करेंगे, दैट वेरी जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी चैप्टर से है, इसमें क्या कहा गया, व्हाट वाज फ्रेंच, फ्रेंच जो
है ये स्कूल का एक स्टूडेंट है, ठीक है, और एम हेमल इसमें है, एम हेमल भी है, देखिए कहीं होगा एम हेमल, तो एम हेमल जो है स्कूल के टीचर हैं, ठीक है, समझ में आया। तो फ्रेंड जो है ये स्कूल के कौन है, स्कूल के एक छात्र है। तो व्हाट वाज फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, व्हाट वाज फ्रेंड से एक्सपेक्टेड क्या आशा की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड तैयार करने की, विद फॉर स्कूल यानी कि स्कूल के लिए, दैट डे उस दिन, यानी कि उस दिन फ्रेंड को क्या तैयार करने की आशा की गई थी, यानी कि टीचर ने उसको क्या याद करने को दिया था। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे या आप पढ़ते हैं तो आपको स्कूल में कुछ काम मिलता है अपने टीचर के द्वारा, ठीक है, कि इसको तैयार करके आपको लाना है। तो वैसे ही फ्रेंड को भी कुछ तैयार करने के लिए कहा गया था। क्या कहा गया था उसको समझिए। आंसर देखिए, फ्रेंड वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर ये लेसन ऑन पार्टिसिपल, ठीक है। क्या कहा गया यहां पर कि फ्रेंड वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंड से आशा की गई थी टू प्रिपेयर तैयार करने की, ए लेसन ऑन पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल का एक पाठ। तो फ्रेंड से पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की आशा की गई थी कि तुम्हें पार्टिसिपल के बारे में पढ़कर आना है और मैं आपसे कुछ पूछूंगा, टीचर, ठीक है। यहां पर एम हेमल देखिए ये टीचर हैं, इन्होंने कहा था फ्रेंड से कि तुम्हें पार्टिसिपल पर एक लेसन पढ़ के आना है, ठीक है। बट आगे हुआ क्या, देखिए क्या है। अब देखिए टीचर आ गई, एम हेमल हिज टीचर उसके अध्यापक हैड अनाउंस उन्होंने अनाउंस किया था दैट की ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल वह पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे ऑन दैट डे यानी कि उस दिन। तो एम हेमल जो उसके टीचर हैं उन्होंने बच्चों से कहा था कि हम पार्टिसिपल पर आपसे क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल के बारे में आप लोग पढ़कर आइएगा। ये होमवर्क मिला था फ्रेंड को और फ्रेंड के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। आगे देखिए, फ्रेंड डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम यानी कि फ्रेंच डिड नॉट नो, फ्रेंच को कुछ भी नहीं पता था, इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम यानी कि उसके बारे में एक शब्द भी नहीं। तो फ्रेंच को उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था, यानी कि फ्रेंच पार्टिसिपल के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था। याद करने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए क्या है। तो क्या हुआ, अब जब वो याद करके नहीं आया तो उसके टीचर उसे डांटेंगे, वो सोच रहा था कि टीचर के द्वारा मुझे डांट पड़ेगी। तो देखिए क्या है, ही वाज एक्सपेक्टिंग वह आशा कर रहा था, स्कोल्डिंग डांट की फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे यानी कि अपने अध्यापक से। तो वह उस दिन अपने अध्यापक से डांट की आशा कर रहा था कि अभी हमारे टीचर हमें डांटेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं क्या है। What was French expected to be prepared with for school that day यानी कि फ्रेंच को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार करने की आशा की गई थी। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको देखिए, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर ये लेसन ऑन पार्टिसिपल यानी कि फ्रेंच से पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की आशा की गई थी। एम हेमल हिज टीचर हैड अनाउंस्ड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल ऑन दैट डे यानी कि एम हेमल जो कि उसके टीचर है उन्होंने घोषणा की थी कि उस दिन वो स्कूल में बच्चों से पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। ही वाज एक्सपेक्टिंग स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे वह अपने अध्यापक से उस दिन डांट खाने की आशा कर रहा था कि अभी मैं डांटा जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा, मैं डांटा जाऊंगा। जैसे हम लोगों को याद नहीं रहता था तो टीचर हमें भी डांटते थे, ठीक है। ऐसे ही सेम कंडीशन अपने ऊपर उसको अप्लाई कीजिए तब आपको समझ में आएगा। दैट्स द सेकंड क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए, यहां पर एम हेमल जी ने फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ खूबसूरती, कुछ उसकी जो प्रशंसा की है, क्या किया देखिए। व्हाट डिड, इसको कैपिटल कर लीजिए, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ठीक है। एम हेमल जो थे वो टीचर थे फ्रेंच के, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, क्योंकि स्कूल में ऐसी घोषणा की गई थी कि अब हमारे स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो एम हेमल ने क्या किया, फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ कहा था। देखिए उन्होंने बड़ाई की, प्रशंसा की। देखिए, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड यानी कि ही कॉल्ड उन्होंने कहा फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज सबसे खूबसूरत भाषा इन द वर्ल्ड संसार की। तो उन्होंने फ्रेंच को संसार की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सैड उन्होंने कहा दैट कि इट वाज द क्लियरेस्ट यह सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक लैंग्वेज भाषा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यह सबसे
यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। तो क्या था क्वेश्चन कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ाई कर दी उन्होंने। तो ये अच्छी बात है, अपनी भाषा की, अपनी मातृभाषा की बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर का 3 क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम आएंगे अपने सेकंड चैप्टर पर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, चैप्टर का नाम है। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि ऑथर, लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं कि गार्बेज, कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है। किसके लिए? जो कूड़ा करकट बीनते हैं, रैग पिकर। ठीक है, तो जो वो काम करते हैं उनके लिए वही सोना है। जैसे अब कूड़ा बीनने वाला है तो वो कूड़ा बीनता है क्योंकि गरीब है, अब वो कूड़ा बीनेगा तो कूड़ा ही उसके लिए सोना है, क्योंकि कूड़े से ही उसे 2-4 पैसे मिलेंगे, उससे अपना भरण पोषण करेगा, तो कूड़ा उनके लिए सोना है। यहाँ पर ओरिजिनल सोने की बात नहीं की जा रही है, कूड़े करकट की तुलना सोने से की जा रही है कि कूड़ा बीनने वाले के लिए कूड़ा करकट ही सोना है। ठीक है, तो क्या कहा गया? व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है। तो देखिए क्या है, गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि गार्बेज इज द ओनली, गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट ही सिर्फ मीन्स है ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि उनके लिए जीवन यापन का साधन। तो गार्बेज ही यानी कि कूड़ा करकट ही उनके लिए एकमात्र जीवन यापन का साधन है। किसके लिए? जो कूड़ा उठाते हैं, रैग पिकर्स। ठीक है, तो उनका कहना है कि कूड़ा करकट ही उनके लिए जीवन यापन का एकमात्र साधन है। आगे देखिए, एकमात्र सहारा है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, दे सर्च, वे ढूंढते हैं, फॉर समथिंग वैल्यूएबल, यानी कि कुछ, सर्चिंग फॉर मतलब ढूंढना, सर्च फॉर मतलब, ठीक है, समथिंग वैल्यूएबल, कुछ मूल्यवान वस्तुएं, इन द गार्बेज यानी कि कूड़े करकट में, एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, और उसे थोड़े से पैसों के लिए बेचते हैं। तो जो कूड़ा करकट उठाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? कूड़े करकट में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं और उसे थोड़े से पैसों के लिए बेच देते हैं। ठीक है, उसी से उनको पैसे मिलते हैं, उसी से उनका घर चलता है, जीवन यापन होता है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, वे वहां पर कुछ, वे कूड़ा करकट में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं और उसे कुछ पैसों के लिए बेचते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दे पिच देयर टेंट्स व्हेरेवर दे कैन फाइंड रैक्स, यहां पर मतलब क्या होगा? दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने टेंट्स, जो तंबू होते हैं, ठीक है, वे अपने तंबू वहीं गाड़ देते हैं, व्हेरेवर, जहां कहीं भी, दे कैन फाइंड रैक्स, उन्हें कूड़ा करकट मिलता है, उन्हें लगता मिलता है। ठीक है, कूड़े करकट को, तो देखिए वे अपने तंबू वहीं गाड़ देते हैं जहां पर कूड़ा करकट मिलता है, यानी कि जहां पर बहुत सारे कूड़ा करकट होते हैं वहीं पर वे अपने तंबू गाड़ देते हैं और उसी कूड़े करकट में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं ताकि उनसे उनका जीवन यापन हो सके। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए सो द ऑथर राइटली सेज, ठीक है, इसीलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है, सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर्स, यानी कि कूड़ा जो है, कूड़ा बीनने वालों के लिए किसी सोने से कम नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाई डज ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं कि सोना ही उनके लिए, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा करकट उनके लिए सोना है, लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं? तो देखिए, गार्बेज इज द ओनली मींस ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, कूड़ा करकट ही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, वे कूड़े करकट में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं और उसे थोड़े से पैसों के लिए बेचते हैं। दे पिच देयर टेंट्स व्हेरेवर दे कैन फाइंड रैक्स, वे अपने तंबू वही गाड़ देते हैं जहां पर उन्हें कूड़ा करकट मिलता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर, इसीलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है कि कूड़ा करकट बीनने वालों के लिए कूड़ा करकट सोने से कम नहीं होता। ठीक है, तो यही कहा गया है, समझ में आ गया? 4th नंबर क्वेश्चन भी इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपना 5 नंबर क्वेश्चन क्या है।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारे इसी चैप्टर से है जो हमारा लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है। इसमें एक बच्चा है साहेब। साहेब देखिए, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, यानी कि साहेब जो है वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। वेयर ही इज एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां से है और कहां से आया है, वह कहां है और कहां से आया है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, पूछा जा रहा है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, यानी कि साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। व्हाट वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां है और कहां से आया है, यानी कि कहां है और कहां से आया है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साहेब इज ए रैग पिकर, साहेब कूड़ा उठाने वाला है, ठीक है, यानी कि कूड़ा उठाने वाला वो है। आगे देखिए, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि वह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। सोने का मतलब मैंने तो आपको बता दिया है, ठीक है, सोने का मतलब यहाँ पर कूड़े करकट से है, ठीक है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिल सके, उसी की तुलना सोने से की गई है। तो ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप, वह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, यानी कि अभी वह दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, यानी कि साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। तो साहेब इज ए रैग पिकर, साहेब कूड़ा बीनने वाला है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप, वह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। अब देखिए, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां है और कहां से आया है। तो प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, वह अभी दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है। तो क्वेश्चन जो पहले, उसका आंसर पहले लिखिएगा। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दोनों का क्वेश्चन आपको सिंपल से लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है। अब साहेब जो है कूड़ा तो बीनता ही था, लेकिन वह क्या है, टी स्टॉल पर काम करने लगा, यानी कि एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। तो क्या वह चाय की दुकान पर काम करके खुश है। देखिए, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, एक्सप्लेन, यानी कि क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, व्याख्या कीजिए, ठीक है, कि वो खुश है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है, साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ठीक है, नाउ, ठीक है, या स्टॉल। देखिए साहेब डज नॉट सीम, यानी कि साहेब डज नॉट सीम, नहीं लगता है, टू बी हैप्पी, खुश, वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि टी स्टॉल पर काम करके। तो साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, क्योंकि वह खुद को, देखिए, ही नाउ ही फील्स, अब वह अनुभव करता है, बाउंड एंड बर्डन्ड, यानी कि बाध्य और बोझिल, ठीक है, खुद को वो बाध्य और बोझिल महसूस करता है, ठीक है। तो नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन्ड, ठीक है, यानी कि अब वह खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है कि मैं बंध चुका हूं इस माया जाल में, ठीक है, मैं बोझिल हो चुका हूं किसी के लिए। तो ये वो सोच रहा है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा। देखिए, खुद का मालिक वो बनकर जीना चाहता है, क्योंकि आप खुद के मालिक बनिए, भले ही आप छोटे मोटे मालिक बने, एक बड़ा नौकर होने से अच्छा है एक छोटा मालिक बन जाओ। किसी के अंडर में काम तो नहीं करना पड़ेगा आपको, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें, खुद का मालिक आप बनकर दिखाएंगे, ठीक है। तो वही अब आज साहेब सोच रहा है। देखिए क्या है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं लगता है। नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन, अब वह खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा, वो दूसरों के द्वारा बंधा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसे पैसे चाहिए। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारे 3rd चैप्टर से है, जिसका नाम है डीप वाटर। अभी 6 तक जो हमने क्वेश्चन देखा वो हमारे 2nd चैप्टर तक था। अब आते हैं अपने 3rd चैप्टर पर, ठीक है, जिसका नाम है डीप वाटर, दैट्स आवर 3rd चैप्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि लेखक ने YMCA पूल कब ज्वाइन किया और क्यों किया। अब आप लोग कहेंगे सर YMCA पूल क्या है। देखिए YMCA पूल
पूल जो है ये हमें अवसर देता है किसके लिए, तैरना सीखने के लिए, कि आप स्विमिंग सीख जाए, क्योंकि स्विमिंग भी जरूरी है। तो देखिए कहा गया है कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि लेखक ने YMCA पूल कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, आंसर ही वाज 10 इयर्स और लिख दीजिए 11 इयर्स ओल्ड, वह 10 या 11 साल के थे व्हेन ही ज्वाइंड द YMCA पूल, जब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया। तो वो 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड एन, देखिए इसको कट कर दीजिएगा, इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यानी कि इट ऑफर या अवसर प्रदान करता है, एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर प्रदान करता है, टू लर्न टू स्विम यानी कि तैरना सीखने का। तो यह तैरना सीखने का एक अवसर प्रदान करता है कि आप तैरना सीख जाएं, आपको तैरना इसमें सिखाया जाता है। तो क्वेश्चन था कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि लेखक ने YMCA पूल कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। तो ही वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड व्हेन ही ज्वाइन द YMCA पूल, वह 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यह जो YMCA पूल है यह तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता है हमको, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी चैप्टर से है। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि वो कौन सी घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट इज द मिस एडवेंचर, वो कौन सी घटना है दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में विलियम डगलस हमसे बताते हैं। तो देखिए एक दिन हुआ क्या, डगलस जी बैठे हुए थे स्विमिंग पूल के किनारे बहुत आराम से, चलिए देख रहे हैं। देखिए डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल, यानी कि डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं व्हेन, जब नो वन एल्स इज देयर, जब वहां कोई नहीं होता है। तो होता क्या है, जो डगलस है वो स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता है, नो वन एल्स इज देयर, जब वहां कोई नहीं होता है। लेकिन अभी होगा क्या, देखिए ही सिट्स देयर, वो वहां बैठते हैं वेटिंग फॉर समवन टू कम, यानी कि किसी के आने का इंतजार करते हुए। तो वो वहां किसी के आने का इंतजार करने के लिए बैठ जाते हैं कि कोई आएगा अभी, ठीक है, किसी का इंतजार कर रहे थे वो। तब देखिए होता क्या, ये स्टाउटली बिल्ड बॉय, एक बहुत हट्टा कट्टा लड़का, ठीक है, कम्स आता है देयर वहां, एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर, और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है, डीप वाटर में फेंक देता है। क्यों फेंकता है ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आगे देखिए, दिस इज द मिस एडवेंचर, या वही घटना है, ही स्पीक्स अबाउट इन व्हिच ही नैरोली एस्केप्ड डेथ, जिसके बारे में वह बताते हैं और इसमें वो बहुत ही मतलब एस्केप्ड डेथ, वो मरते मरते बचे, ठीक है। इस घटना में वो उनकी मृत्यु होते होते बच गई, ठीक है, क्योंकि गहरे पानी में कोई फेंक देगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो क्वेश्चन क्या था, फिर से देखिए, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, वो कौन सी घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं। तो देखिए घटना हुई थी उनके साथ, डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, यानी कि डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, वह वहां किसी के आने के इंतजार में बैठते हैं, ठीक है, उसी स्विमिंग पूल के किनारे। फिर देखिए होता क्या, ये स्टाउटली बिल्ट बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का, कम्स देयर एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर, एक हट्टा कट्टा लड़का तभी वहां आता है और उनको गहरे पानी में फेंक देता है, ठीक है। बताइए ये कैसा काम है, ठीक है। दिस इज द मिस एडवेंचर, या वही घटना है, ही स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में वो बताते हैं, इन व्हिच ही नैरेवली एस्केप्ड डेथ, जिससे वे मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं, ठीक है, मृत्यु से बाल बाल वो बच जाते हैं। तो इसी घटना के बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं कि मैं बैठा हुआ था, एक हट्टा कट्टा लड़का आता है, मुझे गहरे पानी में फेंक देता है, जिससे मेरी मृत्यु होते होते बच जाती है। तो ये थे आपके 12th इंग्लिश प्रोज के 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए चैप्टर 1 से 3 तक, कितने चैप्टर मैंने बताए, चैप्टर 1 से 3 तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने आपको बताया। पहले चैप्टर से मैंने बताया 3 क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर से मैंने बताया 3 क्वेश्चन, और थर्ड चैप्टर से मैंने बताया 2 क्वेश्चन। टोटल आपको 8 क्वेश्चन बताए गए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन 8 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।